नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने वाले हैं। पर्यावरण से संबंधित तथ्य, जिससे कि आपको जेपीएससी पीटी में 7 प्रश्न देखने को मिलेगा। कुल 7 प्रश्न देखने को मिलेगा। इस दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में एक हो जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। यह सभी महत्वपूर्ण तथ्य मनीष रंजन के नवीनतम संस्करण, जो 2022 का जो नवीनतम संस्करण है, उससे लिया गया है, जो कि झारखंड की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच सबसे उपयोगी पुस्तक के रूप में है। मनीष रंजन, उससे लिया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक एक लाइन आप ध्यान से देखिएगा, हम मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई, जो झारखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो इकाइयाँ हैं, जो कार्यरत इकाइयाँ हैं, उनके बारे में इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले झारखंड राज्य जलवायु केंद्र। झारखंड राज्य जलवायु केंद्र, तो पिछला बार भी जैसे पूछा गया था कि झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो यूएनडीपी के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना हुई थी। यूएनडीपी का हुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एनएपीसीसी यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यह भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रण हेतु, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हो रहे हैं उसके नियंत्रण हेतु 8 मिशनों की घोषणा की है। ये 8 मिशन आपको दिए गए हैं, नीचे देख सकते हैं आप। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, और ये भी सारे देखिए 8 मिशन है। तो इस मिशनों से आपका झारखंड में किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो जो मिशन से कोई योजना या फिर जो मिशन में झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आपको नीचे देखते हैं। जैसे कि नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में वन घनत्व, जो फॉरेस्ट डेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, 4 राज्यों में जो फॉरेस्ट डेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, राष्ट्रीय हरित मिशन के लिए 5 से 10 वर्षों के लिए 90,202.68 लाख रुपए की योजना तैयार की गई है। 90,202 लाख रुपये की योजना तैयार की गई। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल। तो देखिए इसमें झारखंड सम्मिलित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पिछला बार जेपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो भी आपको इसको ध्यान में रखना है। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, राष्ट्रीय हरित मिशन में वन घनत्व और फॉरेस्ट डेंसिटी को बढ़ाने के लिए कितने वर्षों के अंतर्गत, 5 से 10 वर्षों के लिए कितना रुपये का आवंटन किया गया है, तो 90,202 लाख रुपये का आवंटन किया गया। और ये 4 राज्य कौन कौन है, यहाँ पे आपको चारों राज्य को ध्यान में रखना है, मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरल। तो मिजोरम, मणिपुर और झारखंड और केरल, ये 4 राज्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगला है विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए, क्या झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट, झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट की स्थापना की जाएगी।
तो विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट की स्थापना की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के लिए 3 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित था। 300 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित था, तो ये ध्यान में रखना है। आगे है वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए 2020-30 तक वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए 15 वर्षों का दीर्घकालीन विजन डॉक्यूमेंट, 15 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षों की रणनीति स्ट्रेटेजी, 7 वर्षों की रणनीति और 3 वर्षों का कार्य योजना एक्शन प्लान तैयार की जाएगी। तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षों का स्ट्रेटेजी और 3 वर्षों की एक्शन प्लान तैयार की जाएगी। एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान दीजिए। वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार, यहाँ है वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार झारखंड में 2020 से 2050 के बीच गर्मी के तापमान में अधिकतम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़े के दिनों में 4.78 डिग्री से 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो सकती है। तो ये इस बार के जेपीएससी पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेपीएससी पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, शायद आपका इससे प्रश्न बन गया होगा। वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार झारखंड में 2020 से 2050 ईस्वी के बीच गर्मी में तापमान की अधिकतम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और तथा जाड़े में के दिनों में 4.78 से 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो सकती है। यह वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार बताया गया है। तो आपको बता देगा कि झारखंड में वर्षा एवं तापमान परिवर्तनशीलता का प्रभाव आर्थिक विकास एवं कृषि पर पड़ रहा है। अगर तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तो चावल के उत्पादन में 0 से 40% तक और टमाटर के उत्पादन में 40% तक गिरावट आएगी। तो चावल के उत्पादन में 0 से 40% तक और टमाटर के उत्पादन में 40% तक गिरावट आएगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला है जिससे कि प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा, वो है झारखंड राज्य एक्शन प्लान। झारखंड राज्य एक्शन प्लान, इससे आपका प्रश्न जरूर रहेगा। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान SAPCC 2014 द्वारा निर्धारित उद्देश्य निम्नलिखित है। SAPCC क्या हो गया? स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्या क्या उद्देश्य निर्धारित है? जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र की पहचान करना। जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है उसकी पहचान करना। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों की राज्य स्तरीय मानचित्र तैयार करना। तो स्टेट लेवल का मैप तैयार करना अति संवेदनशील क्षेत्रों की। ऐसे क्षेत्र की पहचान करना जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, उन्हें नीतियों एवं योजनाओं में शामिल करना। जो क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है उसे नीतियों एवं योजनाओं में शामिल करना। कोयला एवं खनन आधारित उद्योग जो राज्य के औद्योगिक विकास का आधार है। कोयला एवं खनन आधारित उद्योग जो राज्य के औद्योगिक विकास का आधार है, उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रण करने के उपाय पर बल देना। जो औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जो प्रदूषण निकलता है उसको नियंत्रित करने के उपायों पर बल देना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे पिछला बार प्रश्न पूछा गया है। SAPCC 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सरायकेला खरसावां। सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सरायकेला खरसावां। अगला है झारखंड में कुल
कृषि क्षेत्र कितने, कुल कृषि क्षेत्र कितने, 22 लाख हेक्टेयर। कुल कृषि क्षेत्र झारखंड में 22 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि क्षेत्र कितना है, 22 लाख हेक्टेयर है। भारत में आपको बता दें 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, जिसमें कि 3 कृषि जलवायु क्षेत्र झारखंड में पड़ता है, जिसमें कि 3 कृषि जलवायु क्षेत्र झारखंड में पड़ता है। तो ये आपसे पिछला बार पूछा जा चुका है कि झारखंड में कितने जलवायु क्षेत्र पड़ते हैं, ये पूछा जा सकता है। जब झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र कितना है, 22 लाख हेक्टेयर। NIDM के अनुसार ये 3 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। तो इस बार इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये 3 जलवायु क्षेत्र आपको ध्यान में होने चाहिए। और ये 3 जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, उसमें आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो कि सब जोन 6 में आता है, इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां यानी कि कोल्हान प्रमंडल के ही जिले सम्मिलित हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो देखिए जलवायु प्रदेश में कौन किस प्रमंडल के जिले सम्मिलित हैं, तो कोल्हान प्रमंडल के जिले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 20% है। सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 20% है तथा 70% जनसंख्या 70% जनसंख्या इस पे सम्मिलित है। सोचिए 20% GDP पर इन्वॉल्वमेंट है, पर अगर डेंसिटी या पॉपुलेशन की बात की जाए तो 70% पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करता है कृषि पर। झारखंड की कृषि मूल रूप से मानसून पर आधारित है। झारखंड की कृषि मानसून पर आधारित है और झारखंड का मुख्य फसल क्या है, खरीफ फसल जो कि धान है। झारखंड का मुख्य फसल धान है। 40% क्षेत्र पर एक फसली कृषि की जाती है। 40% क्षेत्र पर एरिया पर एक फसली कृषि की जाती है, जो कि कृषि के पिछड़ेपन का घोतक है। एक तथ्य यहाँ पे ध्यान रखना है, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA 2013 में महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड में शुरू किया गया है। उसके अंतर्गत राज्य के पूर्वी सिंहभूम एवं रांची जिला सम्मिलित है। तो भारतीय कृषि परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क जो कि 2013 ईस्वी में महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड में शुरू किया गया है। और झारखंड के में अगर देखा जाए तो उसके अंदर का कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं, तो पूर्वी सिंहभूम और रांची जिला सम्मिलित किया गया है। तो पिछला बार इससे पूछा गया था कि इसका शुरुआत कब किया गया था, 2013 ईस्वी में। तो इस बार पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं या फिर झारखंड के कौन से जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आपको दोनों याद रखना है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड इसमें इसका शुरुआत किया गया था और इसमें पूर्वी सिंहभूम और रांची जिला सम्मिलित है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2001 ईस्वी में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। तो राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2001 ईस्वी में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। तो ये ध्यान में रखना है। और संसाधनों के सतत टिकाऊ उपयोग के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा 2012 से 17 के लिए दृष्टि पत्र प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 लागू की गई है। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई है, तो 2012 ईस्वी में लागू की गई थी। तो ग्रीन हाउस गैस को
उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में लागू की गई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी, किस लिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, तो 2012 ईस्वी में लागू की गई है। आगे इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास पर विशेष बल दिया गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के तहत 10 वर्षों में कुल ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर परंपरागत स्रोत से उत्पादन करना है। तो 10 वर्षों में, इस नीति के तहत 10 वर्षों में 50%, 10 वर्षों में मतलब आधा, 50% गैर परंपरागत स्रोत से उत्पादन करना है, इसका लक्ष्य है। इस नीति के लक्ष्य है कि 10 वर्षों में 50% गैर परंपरागत स्रोत से उत्पादन करना है। स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए 2001 में झारखंड 2001 ईस्वी में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA का गठन किया गया है। तो 2001 ईस्वी में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA का गठन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए। अगला है जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति 2011 में लागू किया गया। तो झारखंड राज्य जल नीति कब लागू किया गया है, तो 2011 ईस्वी में लागू किया गया है झारखंड राज्य जल नीति। ये जो नीति है पर्यावरण से संबंधित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिछले बार भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 7 प्रश्न आपको इसी से मिलते जुलते पूछ लिए गए थे, तो इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे जल संसाधन विशेषकर नदी जल संरक्षण के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 ईस्वी को किया गया है। इस प्राधिकरण के अंतर्गत गंगा नदी से संबंधित राज्य को नदी संरक्षण संबंधी कार्यों को करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो गंगा नदी से संबंधित राज्यों को नदी संरक्षण संबंधी कार्यों को करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस प्राधिकरण के आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 30 सितंबर 2009 ईस्वी को किया गया है। तो ये याद रखना है, राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, तो 30 सितंबर 2009 ईस्वी को किया गया है। किस अधिनियम के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री, और तथा इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो रांची में अवस्थित होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, 30 सितंबर 2009 ईस्वी को। 30 सितंबर 2009 ईस्वी को किस अधिनियम के तहत, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है, रांची में स्थापित है। अगला एक पॉइंट है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 1149.3 मिलीमीटर है। तो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 1149.3 मिलीमीटर है। वनों पर देखिए, जलवायु परिवर्तन का विपरीत प्रभाव वन एवं धरातल वनस्पति पर भी पड़ रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर पड़ रहा था, CCKIN, जिसका गठन 2013 ईस्वी में किया गया था, जिसका गठन रांची में भी किया गया था। महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड में, जिसमें कि 2 राज्य रांची और पूर्वी सिंहभूम सम्मिलित हैं। तो कृषि क्षेत्र में देखें कि पर्यावरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर 1 से 4 डिग्री तक 1 से 4 डिग्री तक अगर इंक्रीज करता है, तो धान की खेती में डिक्रीज होता है, टमाटर की खेती में डिक्रीज होता है। अब
जलवायु परिवर्तन का विपरीत प्रभाव वन एवं धरातल वनस्पति पर भी पड़ रहा है। वनों पर सर्वाधिक प्रभाव झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग पर पड़ा है। वनों पर सर्वाधिक प्रभाव, तो जो जलवायु परिवर्तन के कारण वनों पर सर्वाधिक प्रभाव झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भागों पर पड़ा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, झारखंड के किस भाग में पर्यावरण परिवर्तन का विपरीत प्रभाव वनों पर सबसे अधिक पड़ा है, तो सबसे अधिक उत्तरी पश्चिमी भाग पर पड़ा है। ये सभी क्षेत्र अति संवेदनशील की स्थिति में है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, झारखंड अर्थव्यवस्था का आधार बड़े उद्योग एवं खनन क्षेत्र है। दोनों ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र हैं। दोनों ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र हैं। गर्ग एवं शुक्ला 2002 गर्ग एवं शुक्ला 2002 के अनुसार झारखंड में 1990 ईस्वी में 51.8 MTCO2 EQ का उत्सर्जन हुआ था। तो 51.8 देखिए MTCO2 EQ का उत्सर्जन हुआ था, जो कि अगले 5 वर्ष में कितना हो गया था, 56.11। तो 1990 में 51.8 था, जो कि बढ़कर 56.11 हो गया था अगले 5 वर्षों में, यानी कि 1995 में। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला गिरिडीह है। तो ये ध्यान में रखना, कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला है, तो गिरिडीह है। तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस का करने वाला जिला गिरिडीह है। आगे देखते हैं, झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार 500 मिलियन क्यूबिक मीटर है। तो झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार 500 मिलियन क्यूबिक है। तो फिर दोस्तों, ये था पर्यावरण से संबंधित चैप्टर का महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपका कोई राय हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किन्हीं और चैप्टर का वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।